पूछा जा रहा है आपको मेजा बांध किस नदी पर स्थित है, यानी कि ये जो मेजा बांध है ये आपके कौन सी नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कोठारी, बनास, जाखम या फिर सोम नदी। मेजा बांध, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये मेजा बांध आपके किस जिले में है, तो आप कहेंगे भीलवाड़ा, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से भी आएगा कि भीलवाड़ा जिले को जलापूर्ति के लिए निम्न में से कौन सा बांध है, तो याद रखिएगा मेजा बांध है भीलवाड़ा के अंदर। अच्छा, कौन सी नदी पर बना हुआ यह बांध है, तो याद रखिएगा कोठारी नदी। इसी कोठारी नदी पर याद रखिएगा एक सभ्यता भी है जिसका नाम है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहां पर है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है, कोठारी नदी पर, और किस जिले में है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, राजस्थान में कहां अकबर का किला स्थित है। राजस्थान में कहां पर अकबर का किला है, आमेर, नागौर, शाहबाद या फिर अजमेर। देखिए ये जो अकबर का किला है इसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा, अजमेर का किला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाए कभी निम्न में से किस किले को अजमेर का किला कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो तारागढ़ नहीं है, वो अकबर का किला है। ये जो अकबर का किला है, इस किले का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। कब करवाया था, तो याद रखिएगा 1570 ईस्वी के अंदर। हमारे राजस्थान में याद रखिएगा मुगल शैली से निर्मित एकमात्र किला है ये, मुगल शैली से निर्मित एकमात्र किला, एकमात्र किला। अकबर अपना धन यहीं रखा करता था, इसीलिए इसे दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है, दौलत खाना। लेकिन आज वर्तमान के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें कि आज वर्तमान के अंदर यह किला किस रूप में है, तो वर्तमान के अंदर यह है राजपूताना संग्रहालय के रूप में। याद रखिएगा वर्तमान के अंदर ये किस रूप में है, राजपूताना संग्रहालय। और यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ना अकबर का किला, इसी का नाम है, इसी का ही नाम है आपके मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग। ठीक है, यही है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है। देखिए यहां पर बात हो रही है, एक परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये आपके कौन सी नदी पर है, तो याद रखिएगा सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर है, सतलज या सतलुज नदी पर। अच्छा ये किन किन के मध्य है, तो याद रखिएगा राजस्थान प्लस आपके पंजाब प्लस हरियाणा, याद रखिएगा इन राज्यों के मध्य है। ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, याद रखिएगा इस पर कितने बांध बने हुए हैं, तो आप कहेंगे सर इस पर टोटल 2 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से बांध, एक तो बना हुआ है भाखड़ा बांध, याद रखिएगा, और एक बना हुआ है आपके नांगल बांध। हमारे राजस्थान के लिए जो बांध उपयोगी है वो है आपके नांगल बांध, जो कि कहां पर बना हुआ है, रोपड़ पंजाब में। इसी भाखड़ा नांगल परियोजना से हमारे राजस्थान का जो हिस्सा है वो है आपके 15.22%। एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा बनता है कि इसी भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा है। लाभान्वित जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा हनुमानगढ़। लाभान्वित जिला कौन सा है, हनुमानगढ़। अच्छा इसी भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान को कितनी मेगावाट, तो 227 मेगावाट प्राप्त होती है। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने बी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए हाँ, बी है वो आपके सामने क्या है, इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगली बात, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार हैं आपके सामने साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। देखिए कुछ चित्रकार हैं जिनके नाम आपको वन लाइनर पूछे जाते हैं, जैसा कि आपके सामने एक है साहिब राम। साहिब राम है, एक साहिबदीन है, एक साहिबा है,
एक आपके शालिग्राम है, ये एक जैसे लग रहे हैं ना ये, लेकिन ये हमारे राजस्थान के अंदर अलग अलग चित्रशैली से संबंधित ये अलग अलग क्या है चित्रकार। जैसे देखिए साहिब राम जो है, याद रखिएगा ये तो है आपके जयपुर चित्रशैली से। साहिब दीन जो है ये है आपके उदयपुर यानी कि मेवाड़ चित्रशैली से। साहिबा जो है वो है आपके अजमेर चित्रशैली से। और जो शालिग्राम है वो है आपके, याद रखिएगा, अलवर चित्रशैली से। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने बी इज ए करेक्ट आंसर, जयपुर शैली। ठीक है, जयपुर शैली। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर, कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, जैसा कि यहां पर देखिए ये जो साहिबा है ना, ये आपके महिला चित्रकार है। इसी प्रकार आप दो महिला चित्रकारों के नाम और पढ़ते हैं, एक कमला है और एक इलायची है। कमला और इलायची जिस चित्रकला शैली से संबंधित है वो है आपके, याद रखिएगा, नाथ द्वारा। कौन सी है? नाथ द्वारा से। ठीक है, एक व्यक्ति का और नाम याद रखिएगा, वो है मोर ध्वज निहाल चंद, क्योंकि इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध चित्र बनाया था बनी ठनी का। तो ये भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद। ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, जयपुर शैली। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है हर्षद माता मंदिर कहां स्थित है? हर्षद माता का जो मंदिर है वो कहां स्थित है, ये आपको बताना है। देखो यहां पर पूछा क्या जा रहा है, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है हर्षद माता का मंदिर। देखिए एक तो आपके सामने ये है हर्षद माता का मंदिर, और एक है आपके सामने है हर्षनाथ मंदिर। दो प्रकार के प्रमुख रूप से मंदिर हैं। देखिए हर्षद माता का जो मंदिर है वो तो बना हुआ है आपके, याद रखिएगा, आभानेरी दोसा में। कहां पर बना हुआ है? आभानेरी दोसा के अंदर। और ये जो हर्षनाथ मंदिर है, हर्षनाथ, ये तो हर्षद माता का मंदिर हो गया आपके आभानेरी दोसा। और हर्षनाथ जो मंदिर है वो है आपके, याद रखिएगा, हर्षनाथ की पहाड़ी जो है वो है आपके सिक्कर में। ये कहां पर है? सिक्कर के अंदर, याद रखिएगा। कई बार पूछा भी जाता है कि हर्षनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, कमेंट करके बता सकते हैं आप। और ये जो हर्षद माता का मंदिर है आभानेरी दोसा के अंदर है, और ये मंदिर, याद रखिएगा, प्रतिहार कालीन मंदिर है, यानी कि प्रतिहारों के समय बना हुआ मंदिर है। और जो प्रतिहार कालीन मंदिर होते हैं वो जिस शैली में बने होते हैं वो शैली है महामारू शैली। महामारू शैली, याद रखिएगा। ठीक है, आभानेरी दोसा के अंदर ही, याद रखिएगा, आपके विश्व प्रसिद्ध एक बावड़ी है जिसका नाम क्या है? चांद बावड़ी के पास बना हुआ ये मंदिर है हर्षद माता का। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, आभानेरी दोसा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है? बीजी किसे कहा गया है? देखिए बीजी किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए। और राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? यह भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का शेक्सपियर, तो राजस्थान का शेक्सपियर और बीजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने कन्हैयालाल सेठिया, दुर्सा आडा, बाबजी चतुर सिंह और विजयदान देथा। बताइए। बिल्कुल आप सभी के बहुत ही शानदार आंसर आ रहे हैं। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि बीजी और राजस्थान का शेक्सपियर जिसे कहा जाता है वो है आपके विजयदान देथा जी, विजयदान देथा। देखिए ये जो विजयदान देता है इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी। चलिए एक कमेंट करके बताइए। वैसे ये शिक्षक जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो बातारी फुलवारी है इसमें कुलखंड कितने हैं? कुलखंड या भाग कितने हैं बताइए, ये आप कमेंट करके बताइएगा। कुलखंड या भाग कितने हैं? यहां पर ऑप्शन नंबर है डी इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा इनकी एक और बड़ी खास बात है, हालांकि वो क्वेश्चन कभी एग्जाम ने पूछा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे साहित्यकार जिनका नाम नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया था लेकिन मिला नहीं था। नामित किया जरूर गया था लेकिन मिला नहीं, विजयदान देथा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहां पर? बिल्कुल सभी के बहुत ही शानदार ऑप्शन नंबर है आपके यहां
डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, बातानी फुलवारी के कुल खंड में आपको कोई कंफ्यूज है क्या? देखिए टोटल खंड कितने हैं? 14। लेकिन एक बार फर्स्ट ग्रेड या किसी शिक्षक एग्जाम में क्वेश्चन आया, वहां पर 14 ऑप्शन में नहीं थे ना, इसीलिए 13 खंड माने। और बाकी आप आरबीसी की बुक भी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको 13 खंड भी दिखाई देंगे, वहां पर 13 खंड भी लिखे हुए हैं। तो ये देखना है कि दोनों में से ऑप्शन कौन सा है। हालांकि दोनों ऑप्शन आए नहीं थे उसमें कि पहला ऑप्शन 14 और दूसरा 13, इन दोनों में से एक ऑप्शन था, क्योंकि आरबीसी की जो बुकें चलती है ना, उसमें 13 खंड लिखे हुए हैं, बाकी है कितने? 14। ठीक है, बाकी आपको पता ही है राजस्थान जीके में कुछ इस प्रकार के विवाद चलते रहते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण हैं? बताइए, श्रृंगार के आभूषण, श्रृंगार के आभूषण। यहां पर जिस पशु के श्रृंगार के बारे में चर्चा हो रही है वो याद रखिएगा ऊंट। ऊंट हमारे राजस्थान का विरासत पशु है, याद रखिएगा। पूछा जाए राजस्थान का विरासत पशु है ऊंट, कौन सा है? ऊंट विरासत पशु भी है, और आपको पता है राज्य पशु का भी दर्जा है 2014 के बाद। ठीक है, ये जो ऊंट है ना, 3 खास बातें याद रखिए। देखिए, एक तो आभूषण पूछ लिया जाता है शरीर के अंग से भी, गला, मुख और पीठ पर। गले का आभूषण है, याद रखिएगा, घोरबंद। मुख का आभूषण है मोरखा। पीठ का आभूषण है पिलाण। पिलाण या कोठी या काठी बोलते हैं। ठीक है, काठी। तो कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि पिलाण से तात्पर्य है ऊंट के पीठ का श्रृंगार आभूषण। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा जो सारी चर्चा है वो किससे संबंधित है? ऊंट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है राजस्थान की कुल सीमा लंबाई है। यहां पर पूछ रहा है कि राजस्थान की कुल सीमा है। देखिए राजस्थान की कुल सीमा, यदि राजस्थान की कुल सीमा की हम बात करते हैं तो राजस्थान की कुल सीमा है आपके सामने 5920 किलोमीटर। लेकिन आप भी जानते हैं कि सीमा 2 प्रकार की होती है। एक तो ऐसी सीमा जो स्थल भाग के साथ लगती है, वो तो कहलाती है स्थलीय सीमा, और एक ऐसी सीमा जो जलीय यानी कि तटीय सीमा है। लेकिन आपको पता है कि हमारे राजस्थान की जो जलीय सीमा है वो तो क्या है? शून्य। इसका मतलब राजस्थान की जो कुल सीमा है वो केवल स्थलीय सीमा वाली ही बात है, 5920 किलोमीटर। अब ये जो स्थलीय सीमा है ना, ये फिर 2 प्रकार से है। यानी कि एक तो ऐसा स्थल भाग जो किसी दूसरे देश के साथ लगा हुआ है, उसे आप बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक ऐसा स्थल या ऐसा भूभाग जो किसी दूसरे राज्य के साथ लगा हो, उसे बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। तो पूछा जाए यहां से कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, याद रखिएगा 1070, यानी कि ऐसी सीमा जो किसी दूसरे राष्ट्र के साथ लगती है, और यह सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। अच्छा, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? तो बाकी जो बची 4850 किलोमीटर। अब चाहे आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो 1070 है, अंतर्राज्यीय पूछे तो 4850 है, स्थलीय सीमा पूछे तो 5920 है, और कुल सीमा पूछे तो भी 5920 ही है। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी के बहुत ही शानदार, सही है। अगला देखिए, अगला है धन्ना भगत के गुरु कौन थे? आप अक्सर सुनते होंगे हमारे राजस्थान के एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं, और हमारे राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले जो संत हैं उन्हीं का नाम है संत धन्ना जी जाट। बिन बाया मोती नीवजा धन्ना भगत राखेत, ऐसे मतलब कहावत आपने सुनी होगी, गीत आपने सुना होगा। यानी कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक यदि कोई हुए हैं तो वो हुए हैं आपके संत धन्ना जी जाट। और ये जो संत धन्ना जी जाट हैं, याद रखिएगा इनकी जो जन्मस्थली है, जन्मस्थली वो है आपके धुवन गांव, और ये धुवन गांव कहां पर है? याद रखिएगा टोंक में। लेकिन जाट साहित्य के अनुसार जब आप पढ़ेंगे ना, तब इनकी जन्मस्थली जो है वो बताई गई है चोरू गांव, और चोरू गांव जो है वो वर्तमान आता है आपके
फागी तहसील और दूदू जिले में। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तक जब भी क्वेश्चन पूछा है कि संत धन्ना जी की जन्मस्थली कहाँ है या फिर संत धन्ना जी का संबंध कहां से है, तो याद रखिएगा हमेशा यही आया है धुवन गांव टोंक, चोरू गांव नहीं आया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हल्का सा आप याद रखिए। संत धन्ना जी जो जाट हैं इन्हें कहा जाता है राजस्थान का रामानंद। राजस्थान का क्या बोलते हैं, याद रखिएगा रामानंद। और आखिरी के अंदर संत दो धन्ना जी जाट हैं, या आपके काशी बनारस भी चले गए थे, याद रखिएगा। यहां पूछा गया है कि संत धन्ना जी जाट के गुरु कौन थे, याद रखिएगा रामानंद जी। हमारे राजस्थान में याद रखिएगा रामानंद जी के दो शिष्य हैं। हमारे राजस्थान में रामानंद जी के दो शिष्य हैं, कौन कौन? एक तो है संत धन्ना जी और एक है याद रखिएगा संत पिंपा जी, संत पिंपा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, रामानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? फागू महाराज, ठाकुर ओंकार सिंह, दुलिया राणा या तेज कवि जैसलमेरी। देखिए, एक तो है आपके स्वतंत्र बावनी और एक है आपके किरतार बावनी। दो ही तो बावनी है, एक स्वतंत्र बावनी और एक किरतार बावनी। देखिए, जो स्वतंत्र बावनी है उसकी यदि मैं चर्चा करूं तो याद रखिएगा ये जिसकी रचना है वो है तेज कवि। अच्छा, वीडियो एग्जाम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि तेज कवि द्वारा रचित स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक निम्न में से किसे समर्पित की गई थी या फिर किसे भेंट की गई थी? याद रखिएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भेंट की गई थी और यह बात है 1943 की, याद रखिएगा। अच्छा, किरतार बावनी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके लेखक हैं आपके दुर्सा आडा। कौन है? दुर्सा आडा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्वतंत्र बावनी और किरतार बावनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर है आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जैसे ही ये स्वतंत्र बावनी या तेज कवि का नाम आया तो आपके दिमाग में एक लोक नाट्य आया होगा, क्योंकि उसके प्रवर्तक भी तो तेज कवि हैं और वो है रम्मत। देखिए, रम्मत की शुरुआत जैसलमेर से हुई है, लेकिन रम्मत प्रसिद्ध कहां की है तो आप जरूर याद रखिएगा बीकानेर की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि आपके सामने 4 युग्म दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तांबा, सिंगाना, अब्रक, जामसर, सीसा जस्ता, राजपुरा दरीबा, टंगस्टन डेगाना। आपको पूछा जा रहा है कौन सा है जो कि गलत है। देखिए, एक तो है खेतड़ी सिंगाना, ठीक है, और एक है डाबला सिंगाना। बोर्ड पर देखिए बड़े अच्छे से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। खेतड़ी सिंगाना आए तो याद रखिएगा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ताम्र के लिए, तांबा के लिए। डाबला सिंगाना आए तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा यश के लिए। लेकिन यहां पर तांबा और सामने क्या दे रखा है? सिंगाना। ये हमेशा ही मानना है कि तांबा सिंगाना क्षेत्र है। सिंगाना में यदि यहां आता खेतड़ी तो तांबा और डाबला आता तो लोहा, लेकिन सिंगाना दे रखा है तांबा, मतलब सही है। अब्रक और सामने दे रखा है जामसर। आप सब जानते हैं कि जामसर जो क्षेत्र है वो आपके कहां पर है? बीकानेर के अंदर। और जामसर जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है, याद रखिएगा, जिप्सम के लिए। जिप्सम की सबसे बड़ी खान, जिप्सम की सबसे बड़ी खान यदि कहीं है, जिप्सम की सबसे बड़ी खान यदि कहीं है तो वो है आपके, याद रखिएगा, जामसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है? गलत। क्योंकि सीसा जस्ता राजपुर दरीबा है, कोई दिक्कत नहीं है, राजसमंद। टंगस्टन आप सब जानते हैं, डेगाना, नागौर, ये भी सही है। तो बी जो है वो आपके क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, याद रखिएगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित आमेर के शासकों में से किसने 3 मुगल बादशाहों को क्रम से जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार में सेवाएं दी है? देखिए, बात जब आमेर के शासकों की आती है ना, देखिए आमेर के अंदर कौन सा वंश हुआ है तो आप कहेंगे सर कछावा शासक। देखिए, कछावा शासकों की जब हम बात करते हैं तो कछावा शासकों में 3 शासक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? देखिए, तीन शासक, मानसिंह फर्स्ट, जयसिंह फर्स्ट और जयसिंह सेकंड। जयसिंह सेकंड। देखिएगा, मानसिंह फर्स्ट ने, याद रखिएगा, 2 मुगल बादशाहों की सेवा की है। 2 मुगल, कौन कौन सा?
एक अकबर और एक याद रखिएगा जहांगीर। लेकिन जब बात जयसिंह फर्स्ट की आएगी तो याद रखिएगा जयसिंह फर्स्ट ने जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब, 3। लेकिन जब बात जयसिंह सेकंड की आएगी तो फिर देखिए औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, जहादर शाह, फरुखशियर, रफी उद दरजात, रफी उद दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। यानी कि टोटल जयसिंह जो सेकंड है ना, ये सवाई जयसिंह ही है। जयसिंह सेकंड ही सवाई जयसिंह है जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था। ये जो जयसिंह फर्स्ट है ना, ये जयसिंह फर्स्ट ही मिर्जा राजा जयसिंह है, याद रखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह, जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था, 3। और इधर ये है जिन्होंने 2। अब यहां पूछा गया है जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों का देखने वाला जो व्यक्ति है वो है मिर्जा राजा जयसिंह, क्योंकि यही जयसिंह फर्स्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, यही जयसिंह क्या है, फर्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है। देखिए बात हो रही है किराड़ू सोमेश्वर मंदिर। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, यह आज वर्तमान में किस जिले में है। यह भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है यह कहां पर है। तो याद रखिएगा ये बना हुआ है आपके हातमा गांव में, और हातमा गांव जो है वो कहां पर है, बाड़मेर में। ये जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, याद रखिएगा इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, खजुराहो। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर याद रखिएगा प्रतिहार कालीन मंदिर है। किस स्थापत्य कला का, प्रतिहार कालीन मंदिर, यानी कि गुजर प्रतिहारों के समय है ये। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला, अगला है ढूला मारूरा दोहा का रचयिता कौन है। ढूला मारूरा जो दोहा है उसके रचयिता कौन है। देखिए बात है ढोला और मारू। देखिए ढोला मारू, यदि गीत की बात हो रही है तो ढोला मारू का जो गीत है वो तो है सिरोही से। ढोला मारू यदि नृत्य की बात हो रही है तो यह है झालावाड़ का। यदि ढोला मारू RTDC होटल की बात हो रही है तो यह है बीकानेर की। यदि ढोला मारू कॉम्प्लेक्स की बात आप कर रहे हैं तो याद रखिएगा ढोला मारू जो कॉम्प्लेक्स है वो है आपके जैसलमेर में। यदि आप ढोला मारू चित्रशैली की बात कर रहे हैं तो ढोला मारू जो चित्रशैली है वो है आपके मारवाड़ की। यदि आप ढोला मारू दोहा की बात कर रहे हैं कि ढोला मारूरा दोहा, तो यह है कवि कलहोल की। ढोला मारू प्रिंट पूछे तो बाड़मेर की। ठीक है, अब यहां पर यही पूछा गया है कि ढोला मारूरा जो दोहा है इसके रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा कवि कलोल है ये, कवि कलोल। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने, सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर यहां पर है सी इज ए करेक्ट आंसर, कवि कलोल। अगला, अगला है किस झील का निर्माण 1891 टू 92 के दौरान अकाल राहत कार्य के तहत करवाया गया। यानी कि ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण 1891 टू 92 के अंदर हुआ है। देखिए 1891 टू 92 के अंदर एक इंजीनियर थे जिनका नाम है इंजीनियर
फोय। इस इंजीनियर फोय ने अकाल राहत कार्य के तहत, यानी अकाल की स्थिति हो गई थी, उसी से राहत दिलाने के लिए इनके द्वारा एक झील बनाई गई थी जो इसी के नाम पर है, वो है फोय सागर झील। फोय सागर झील, बता सकते हैं फोय सागर झील किस जिले में है? तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ये फोय सागर झील वैसे कहां पर है, बता सकते हैं आप? फोय सागर झील कहां है, बताइएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? सीता माता अभयारण्य, देखिए सीता माता अभयारण्य, देखिए ज्यादातर अभयारण्यों से आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो दो ही प्रकार के क्वेश्चन हैं, या तो आपको पूछेगा कि कौन सा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, या फिर आपको पूछेगा कि कौन सा अभयारण्य किस जिले में है। तो यहां पर जो सीता माता अभयारण्य की बात चल रही है, याद रखिएगा ये जो सीता माता का अभयारण्य है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सबसे पहली बात उड़न गिलहरी। अच्छा, उड़न गिलहरी के अलावा यदि आएगा तो वो आ जाएगा चित्तल की मातृभूमि। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि चित्तल की मातृभूमि के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? याद रखिएगा सीता माता, ठीक है। चलिए, और ये जो सीता माता अभयारण्य है प्रमुख रूप से कहां पर है? तो याद रखिएगा प्रतापगढ़, बाकी इसका जो विस्तार है वो आपके चित्तौड़गढ़ में भी है, ठीक है। यहां पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशुधन है और एक तरफ आपके उसी से संबंधित नस्लें दे रखी है और पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए मुर्रा जो है, मुर्रा क्या है? तो आप कहेंगे सर मुर्रा जो भैंस है, मुर्रा क्या है कि भैंस है जिसे खुंडी कहते हैं, याद रखिएगा। मुर्रा भैंस के जो सींग होते हैं ना वो जलेबी जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? जलेबी जैसे। तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। सोनारी किसकी है? तो ये भी भेड़ की है। गोमट किसकी है? सामने दे रखा है गाय। देखिए गोमट और नाचना, ये दोनों जो नस्लें हैं याद रखिएगा ये ऊंट की नस्लें हैं। नाचना याद रखिएगा ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल है, इसीलिए बीएसएफ के जवान रखते हैं नाचना नस्ल के ऊंट। गोमट जो है याद रखिएगा यह सवारी के लिए बेस्ट है। ऊंट की वह नस्ल जो सवारी के लिए है वो है गोमट। अच्छा, गोमट जो ऊंट की नस्ल है ना ये कहां पर? तो याद रखिएगा ये फलोदी में। कहां पर है ये? फलोदी। इसका मतलब ये जो गोमट है ये तो किसकी है? ऊंट की नस्ल है। जबकि याद रखिएगा गाय की जो नस्लें हैं उसमें तो आप अक्सर आप पढ़ते ही होंगे, जैसे राठी है, जैसे थारपारकर है, जैसे सांचोरी है, कांकरेज है, और आपकी गिर है, मालवी है, मेवाती है, और हरियाणवी भी तो है। तो ये सारी क्या है? गाय की नस्लें, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी इज इन। बाकी नाचना ऊंट है, सबसे सुंदर नस्ल है ये ऊंट की, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा गलत दे रखा है? क्योंकि एक तरफ तो नदियां हैं और एक तरफ उनकी सहायक नदियों के नाम दे रखे हैं, ठीक है। हाँ, चंबल सामने दे रखा है बनास। आप कहेंगे सर ये तो सही है, चंबल की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? बनास। अच्छा, बनास सामने दे रखा है बेड़च। आप कहेंगे सर बेड़च बनास की ही सहायक है। लूनी सामने दे रखा है सूकड़ी। आप कहेंगे ये भी सही है। यहां सूकड़ी है, एक सूकली है। आप में से कोई कमेंट करके बताएगा सूकली किसकी सहायक नदी है? काली सिंध, और सामने दे रखा है कोठारी। आप कहेंगे सर कोठारी जो है ये तो बनास की सहायक है। किसकी सहायक है? याद रखिएगा बनास। तो ऑप्शन नंबर जो है वो है डी इज इनकरेक्ट। काली सिंध याद रखिएगा ये स्वयं ही चंबल की सहायक नदी है। हालांकि काली सिंध की भी सहायक नदियां हैं, जैसे आप नाम सुनते हैं आहू है, परवन है, ये सब किसकी है? काली सिंध की सहायक नदियां हैं, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने डी इज इनकरेक्ट। अगला है, चंग नृत्य राजस्थान के खाली जगह क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा नृत्य है? देखो चंग नृत्य। चंग नृत्य है आपके सामने, ये लो डप नृत्य है, गिद्दड़ नृत्य है, कच्छी घोड़ी नृत्य है। अब कोई सा भी नृत्य पूछे इनमें से कि निम्न में से कौन से क्षेत्र से संबंधित है, चंग, ढप, गिद्दड़ और कच्छी घोड़ी,
सारे एक सारे जहां से हैं वो है, याद रखिएगा, शेखावटी। किससे संबंधित है? शेखावटी। शेखावटी का मतलब होता है शिखर संभाग है इसमें, और शिखर संभाग नवगठित संभाग है, आप सब जानते ही हैं, ठीक है। यानी कि शिखर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 4। कौन कौन से हैं? सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, और याद रखिएगा नवगठित नीम का थाना, ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, खाली जगह फट चित्रण के लिए जाना जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जो कि फट चित्रण से संबंधित है? बताइए, फट चित्रण जो कला है उससे संबंधित कौन सा है? बताइए, फट चित्रण। फट चित्रण का मतलब होता है किसी कपड़े या किसी पर्दे पर किसी ऐतिहासिक घटना, किसी महापुरुष, किसी लोक देवी देवताओं का चित्रांकन करना, वो क्या कहलाता है? फट चित्रण। और ये फट चित्रण आपके जिस जिले से संबंधित है वो है शाहपुरा। बट एक कमेंट करके आप बताइएगा कि ये जो फट चित्रण है इसका संबंध कौन से परिवार से है? जैसे आप पढ़ते हैं कि उस्ता कला का संबंध उस्ता परिवार से है, मथेरण कला का संबंध मथेरण परिवार से है, उसी प्रकार बताइएगा कि फट चित्रण का संबंध कौन से परिवार से? इसका हालांकि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? देखिए यहां पर एक पद है आपके सामने, वैसे शॉर्ट में बोलते हैं AGG, बोले तो एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखिए सबसे पहली बात तो है ये जो पद है एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये पद आया ही कब था? देखिए ये पद बनाया गया था, एक एजेंसी बनी थी जिसका नाम है राजपुताना एजेंसी। इसी राजपुताना एजेंसी का एक पद है, और ये एजेंसी बनी थी 1832 के अंदर जब अजमेर में लगा था दरबार। इसी के तहत एक पद बनाया गया था एजेंट टू गवर्नर जनरल। पूछा जाए प्रथम कौन थे, तो याद रखिएगा वो थे आपके इब्राहिम लोकेट। इब्राहिम लोकेट। लेकिन पूछा जाए, यहां पूछा जा रहा है कि क्रांति के समय कौन थे, तो याद रखिएगा वो थे आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां है ए इज करेक्ट आंसर। अगला, अगला है आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहां प्रचलित है? जयपुर, बीकानेर, अलवर या भरतपुर? कौन सा है? आलमशाही मुगलिया। एक है आपके सामने झाड़शाही, एक है आपके स्वरूपशाही, एक है आपके सामने विजयशाही, एक है आपके तमच्चाशाही, एक है आपके इकतीसता, एक है आपके अक्खेशाही, एक है आपके घुमानशाही, एक है आपके मदनशाही। बहुत सारे हैं, इतने प्रकार के सिक्के हैं। कौन कौन सी रियासतों से संबंधित है? तो आप कहेंगे अक्केशाही जो सिक्का है ये तो है आपके जैसलमेर से। इकतीसता जो है वैसे देखा जाए तो ये मारवाड़ का है, लेकिन मारवाड़ के अंदर ये कुचामन से। तमंचा शाही जो सिक्का है वो है आपके धौलपुर का। विजय शाही जो सिक्का है वो है मारवाड़ का। स्वरूप शाही सिक्का है मेवाड़ का। झाड़ शाही सिक्का है जयपुर का। आलम शाही सिक्का है बीकानेर का। चलिए ये आप बता दीजिए गुमान शाही सिक्का कहां का है? यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा बीकानेर। एक आप बता दीजिए। बताइए। अगला है राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? हमारे राजस्थान के अंदर कहां पर यूरेनियम प्रोजेक्ट? देखिए यूरेनियम प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो यह विकसित किया जाएगा आपके खंडेला में। खंडेला कहां पर है? याद रखिएगा सीकर, क्योंकि अभी खंडेला सीकर के अंदर आपको पता हो तो एक प्रदेश है
रोहिल प्रदेश या रोहिला प्रदेश, वैसे गांव है रोहिल गांव, यहां से यूरेनियम के भंडार मिले हैं, याद रखिएगा। क्या मिले हैं? यूरेनियम के भंडार। बाकी हमारे राजस्थान में सर्वाधिक यदि यूरेनियम की मैं बात करूं ना, तो वो है आपके उदयपुर क्षेत्र। बाकी यूरेनियम का जो प्रोजेक्ट है वो आपके कहां स्थापित किया जाएगा? याद रखिएगा, बी इज करेक्ट आंसर, सीकर में। कहां होगा? सीकर के अंदर। अगला है निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, यानी कि घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम बताना। अब इस घटते हुए क्रम में देखो 4 चोटियां हैं। एक तो खो है, खो की है याद रखिएगा 920। एक कौन सी दे रखी है? नाग पहाड़। नाग पहाड़ की आप बात करेंगे तो वह है 795, 755 मीटर। एक दे रखा है टोडगढ़, टोडगढ़ है आपके 933। एक कौन सी दे रखी है? भेराच, भेराच है आपके 792। अब यहां अवरोही घटता हुआ क्रम कह रहा है, इसका मतलब सबसे पहले आएगी टोडगढ़, 1 नंबर टोडगढ़, 2 नंबर खो, 3 नंबर नाग पहाड़ और 4 नंबर भेराच, यानी कि ऑप्शन नंबर है बी इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला है किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? देखिए कर्मावती, कर्मावती का जो जौहर है वो आप घटना पढ़ते हैं चित्तौड़ के दूसरे शाखे की। चित्तौड़ का कौन सा शाखा है? ये दूसरा शाखा। और चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है इसकी जो तिथि है वो आपके याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, (1535) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वैसे आप पढ़ते हैं कि चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है वो 1534 और 35 में हुआ है, लेकिन ये जो तिथि का उल्लेख है ये जिस पत्र में मिला है ना वो है आपके पूर्व का ताम्रपत्र। और इसी पूर्व के ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग हमें यह भी पता चलता है, याद रखिएगा, यह भी पता चलता है कि रानी कर्मावती ने जौहर करने से पहले याद रखिएगा भूमि का दान भी किया था। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि कर्मावती ने जौहर करने से पहले भूमि का जो दान किया है उसका उल्लेख भी कहां पर मिलता है? याद रखिएगा पूर्व के ताम्रपत्र में। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, चित्तौड़ का प्रथम शाखा यदि आप देखेंगे तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ है आपके 1303 में। हाँ, इसके अंदर जौहर जिसने किया था वो है आपके पद्मनी के साथ मिलकर 1600 महिलाओं ने किया। ठीक है, याद रखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने